मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। अभी हमने केंद्रीय भाव के बारे में अभी तक पढ़ा है। अब हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से देखिए। आप चैप्टर नंबर 4 मेरी जीवन रेखा पढ़ रहे थे, उसे पेज नंबर 9 पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट लाइन देखिए, मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, मैं कौन हूँ ये तो सामने ही दिखाई देता है, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुँह से कह डालूँ। लेखक कहते हैं कि मैं जो आज दिखाई दे रहा हूँ वो तो मैं आपको सामने ही दिखाई दे रहा हूँ, परंतु मैं पहले क्या था इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे जो मित्र हैं वो पत्र लिखकर कहते हैं कि मैं उनके बारे में लिखूं कि मैं पहले क्या था इसके बारे में जानकारी जो है सबको दूं। ये जो है मेरे मित्र जो है मुझे सलाह देते हैं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। पर वो जो मुझे आज्ञा दे रहे थे पूरी रूप से मैं उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं ऐसी शक्ति मुझ में नहीं थी। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है। अपनी ही कथा को मैं खुद कहूँ यह मुझे इससे मुझे संकोच होता है। उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं, उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। लेखक सोचते हैं कि अगर जिन्होंने मुझे अपना कृपा पात्र मान लिया है और उनकी आज्ञा का अगर मैं उल्लंघन करता हूँ तो यह भी गलत होगा। इस अतएव मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं इसलिए मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें मैं आपको सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही से साफ भी कर रखा है। लेखक कहते हैं जो मेरे से बड़े बड़े विद्वान हैं, जो मेरे से पहले जिन्होंने आत्मकथा लिखी है उन्होंने मेरे लिए मैदान साफ कर रखा है। मतलब कि मैं कुछ उनसे जानकारी हासिल कर सकता हूँ और उनसे कुछ सीख सकता हूँ। अब लेखक बताते हैं कि मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन 10 रुपये था। लेखक बताते हैं कि मैं एक गरीब हूँ और देहाती हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज मतलब होता है पुत्र। मैं एक ऐसे देहाती का पुत्र हूँ जिसका केवल मासिक वेतन 10 रुपये था। अपने गाँव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। लेखक कहते हैं मैं अपने गांव के देहाती मदरसे मतलब स्कूल मैं अपने गांव के देहाती स्कूल में ही थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर कितनी कठिनाई से उनका जीवन बीता। देखिए, मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। रायबरेली के जिला स्कूल में मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए गया तो मुझसे आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाएँ पका करके पेट पूजा करता था। टिकियाएँ पका लेता था और पेट पूजा कर लिया करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही ना था, तब मुझे रोटी बनाना नहीं आता था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूती समझी जाती थी। संस्कृत भाषा जो है स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था, इसलिए मुझे विवश होकर के अंग्रेजी के साथ जो है फारसी भी पढ़ना पड़ता था। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ मैंने काटा और फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे और फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में मैंने 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे ना बढ़ सका। कौटुंबिक मतलब पारिवारिक दुरावस्था मतलब परिवार की कमजोरी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका और मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई और मेरी स्कूल की जो शिक्षा थी वो वहीं पर समाप्त हो गई। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास मुंबई पहुंचा। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर मैंने नौकरी की। कहाँ किया? अजमेर में। 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास मुंबई पहुंचा और तार का काम सीख कर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। मैं पिता के पास मुंबई पहुंच गया और तार का काम सीखा और तार का काम सीख कर मैं GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बन गया। बचपन ही से मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की थी। मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने पर थी। मतलब अगर हम शिक्षित
जनों का साथ करते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसीलिए दोस्ती कहते हैं कि अच्छे लोगों से करनी चाहिए। तो लेखक क्या कहते हैं, मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की थी। देव योग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही और मतलब आसानी से मिल गई। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित कर लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत बनाए। तो देखिए, अभी आपने जाना कि लेखक बताते हैं कि मैं एक देहाती का पुत्र हूँ और मैं एक देहाती का पुत्र हूँ जिसका मासिक वेतन केवल 10 रुपये है और 10 रुपये है। मैंने अपने गांव के देहाती मदरसे में ही संस्कृत और उर्दू थोड़ा सा पढ़ ली थी। उसके बाद मैं रायबरेली के जिला स्कूल में पढ़ने के लिए 26 मील दूर पैदल चल के जाया करता था। आटा दाल जो है पीठ पे लाद कर ले जाता था और वहाँ पर जो है 2 आने फीस देता था और मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मैं आटे की पेड़े बना करके दाल में डाल दिया करता था और उससे ही अपनी पेट पूजा कर लिया करता था। रोटी बनाना मुझे तब नहीं आता था। संस्कृत भाषा तब वहाँ अछूती समझी जाती थी, इसलिए मुझे विवश होकर के मुझे अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ना पड़ता था। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटा, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था मतलब पारिवारिक परेशानी की वजह से मैंने जो है अपनी स्कूली शिक्षा बंद कर दी और इसके बाद मैं अजमेर अपने पिता के यहाँ चला गया और वहाँ जा कर के मैंने तार का काम सीख लिया और तार का काम सीखने के बाद जो है मैं GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बन गया और बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति पर थी, इसलिए सुशिक्षित जनों की संगति करना मुझे अच्छा लगता था। देव योग से मुझे ऐसा समय आया और मुझे ऐसे लोगों की संगति मिल भी गई। कहाँ मिली? हरदा और होशंगाबाद में मिली। इसके तहत मैंने अपने जीवन के लिए 4 सिद्धांत निश्चित कर लिए। तो ऐसा लेखक कहते हैं कि जब मैं मतलब ये मेरे लिखने की जो आत्मकथा लिखने की जो प्रवृत्ति मेरे मन में आई, ये मेरे जो अपने परम प्रिय जो मित्र थे उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि मैं लिखूं, लेकिन मैं पहले ये समझता था कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं अपने ही बारे में क्या लिखूं, ये लिखने में मुझे संकोच होता था। लेकिन अगर मैं जो मेरे कृपा पात्र हैं, जो मुझे मानते हैं, अगर मैं उनकी आज्ञा को नहीं मानता तो वो भी गलत होगा। इसलिए मैंने अपनी जीवन गाथा जो है लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में आइए। तो उन्होंने मेरी जीवन रेखा में लेखक ने बताया कि उन्होंने जब सज्जनों का साथ उनका हुआ तो उन्होंने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित किए। पहला सिद्धांत था उनका वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत ना लेना, अपना काम ईमानदारी से करना, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करना। अंडरलाइन कर लीजिए, ये सिद्धांत उन्होंने अपने लिए निश्चित किए थे। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेत रहना कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह की एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौड़ कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई और इस प्रकार मेरी आय जो है बढ़ती चली गई। तो लेखक ने अपने जीवन के लिए 4 सिद्धांत बनाए। उनका कहना था कि ऊपर के 3 सिद्धांतों को मान लेना तो आसान था, मगर चौथे के लिए प्रयत्न करना थोड़ा कठिन था। तो मैंने क्या किया, तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। इस तरह उन्होंने अपनी उन्नति की। धीरे धीरे तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर तक रेल पटरियाँ बिछाने और उनकी सड़क निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी मैंने काम सीख लिया था। इसका परिणाम अच्छा हुआ। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई।
और वह इस तरह एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं करनी पड़ी। लेखक कहते हैं कि मुझे एक बार ही केवल दरख्वास्त करना पड़ा और मुझे तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं करनी पड़ी। और जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी तब उसके दफ्तर झांसी में खुले और मैंने जीआईपी रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए थे, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए, नए नए काम देते गए और मेरी पदोन्नति वे करते गए। इस पदोन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा भी हो सकती है और गौण कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता भी थी। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।